नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक हमारे सामने है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो है, वंशानुक्रम और वातावरण। आज अपन वंशानुक्रम का अध्ययन करेंगे और शाम को मैं कोशिश करूंगा कि वातावरण का वीडियो अपलोड कर दूं। कि सब बात आती है वंशानुक्रम। परिभाषा बनती है कि प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार के गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। विरासत में प्राप्त करता है। इस प्रकार पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित गुणों के मिश्रित समूह को वंशानुक्रम कहते हैं। कि सब हमारे में बहुत से लक्षण हमारे पूर्वजों से, शारीरिक लक्षण क्या हो गए? वजन, आकार, लंबाई। कि मोटे लोगों की संतान भी कभी मोटी देखने को मिलती है, लंबाई और आकार भी जो उनके अपने पूर्वजों के हैं, उसी प्रकार शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक गुण देखने को मिलते हैं। और मानसिक रूप से स्वास्थ्य, रोग और विकृति। कि स्वास्थ्य, अगर पूर्वजों में किसी के डायबिटीज रोग है या किसी के कोई आंख में विकृति या कोई अन्य शारीरिक व्याधि है, मानसिक व्याधि है, तो उसकी पीढ़ी में भी यह गुण उत्तरोत्तर देखने को मिलता है। व्यवहार कि बोलते हैं कि भाइयों तो आपका बडेरा का पद चिन्ह पर चल रहा है। मतलब व्यवहार में भी पूर्वजों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन गुणों को इसीलिए विरासत में प्राप्त गुण कहा गया है। और पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित गुणों का मिश्रित समूह है, शारीरिक प्लस मानसिक प्लस व्यवहार। तो निष्कर्ष क्या निकला कि वंशानुक्रम बराबर जन्मजात गुणों का योगफल। जन्मजात गुणों का योगफल वंशानुक्रम, शारीरिक प्लस मानसिक प्लस व्यवहारगत गुण। उसके बाद बात आती है, एक महोदय हुए ड्रेवर। ड्रेवर महोदय ने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। वही परिभाषा जो मुख्य परिभाषा थी
उसी की पुनरावृत्ति ड्रेवर महोदय ने की कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। अब जो बात आ रही है आपके सामने वो एक महत्वपूर्ण बात है कि वंशानुक्रम अमूर्त तथा जैविक दृष्टि से जटिल प्रक्रिया है। कि साहब अमूर्त कैसे कह दिया? कि कोई भी बालक, कोई भी नई पीढ़ी है तो उसका व्यवहार तथा उसकी विशेषताएं पुरानी पीढ़ी से तुलना करके अध्ययन किया जाता है कि इसके वंशज इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे या इस प्रकार के गुण थे, वही व्यवहार आने वाली पीढ़ी कर रही है, तो वो अमूर्त है, आंखों से दिख नहीं रहा है, परंतु व्यवहारगत अध्ययन, अमूर्त अध्ययन ये बताता है कि वंशानुक्रम अमूर्त घटना है। और जैविक दृष्टि से जटिल प्रक्रिया, जैविक दृष्टि से तात्पर्य है शारीरिक तथा मानसिक स्थिति। कि साहब जैविक दृष्टि से जटिल जो है वो आगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा इसी टॉपिक में कि लंबे पूर्वज लंबे, बालक लंबा, वजन आकार लंबाई के गुणों में समानता। और मानसिक स्थिति साहब कमजोर के कमजोर, बुद्धिमान के बुद्धिमान, अल्प बुद्धि के अल्प बुद्धि संतान। तो ये एक स्वाभाविक नेचर अगर अपन देखें तो यह तो सरल प्रक्रिया हुई, जटिल नहीं हुई, परंतु यह भी देखने को मिलता है कि बुद्धिमान के बुद्धिमान संतान हो यह आवश्यक नहीं है। गोरे माता पिता के श्याम वर्ण की संतान भी हो सकती है, आवश्यक नहीं है वह गोरा ही हो। इसलिए जैविक दृष्टि से जटिल प्रक्रिया कहा गया है कि साहब वैसे के वैसे होना यह तो एक सामान्य है, परंतु आवश्यक नहीं है कि जो पूर्वजों की स्थिति थी वही हर बच्चे में देखने को मिले। इसलिए यह अमूर्त तथा जैविक दृष्टि से जटिल प्रक्रिया है। अब इसको जैविक दृष्टि से जटिल प्रक्रिया है, इसको समझेंगे अपन वंशानुक्रम के नियमों के द्वारा। वंशानुक्रम के नियम, पहला नियम है समानता का नियम। समानता का नियम कि वंशानुक्रम के जो नियम हैं उनमें पहला नियम आता है समानता का नियम। इन नियमों को समझने के लिए आवश्यक है कि कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है, पहला पुरुष और स्त्री, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 22वीं जोड़ी, स्त्रियों में पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके 22वीं जोड़ी। अगर समान जोड़ियां आपस में मिलती हैं, समान गुणों की जोड़ियां, तब यह समानता का नियम लागू होता है कि जब समान गुणों के पेयर्स आपस में संयोग करेंगे तब बुद्धिमान के बुद्धिमान संतान होती है, अल्प बुद्धि के अल्प बुद्धि संतान होती है। इस प्रकार समानता का नियम लागू तब होगा जब संयोग समान जोड़ियों के मध्य हो। दूसरा नियम आता है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम यह कहता है कि बुद्धिमान के अल्प बुद्धि संतान भी हो सकती है और गौर वर्ण के श्याम वर्ण संतान भी हो सकती है। ऐसा क्यों? कि जो 22 जोड़ी है स्टार्टिंग के, उनके पेयर्स मतलब समान जोड़ी से समान जोड़ी ने मिलकर अलग अलग जोड़ियां आपस में मिले, उस स्थिति में बुद्धिमान के अल्प बुद्धि गौर वर्ण के श्याम वर्ण संतान भी हो सकती है। यह है भिन्नता का नियम। तीसरी बात आती है प्रत्यागमन का नियम।
प्रत्यागमन का नियम यह कहता है कि गुणों का औसत, ध्यान देना, समानता का नियम कहता है बुद्धिमान के बुद्धिमान, परंतु भिन्नता का नियम यह कहता है बुद्धिमान के अल्प बुद्धि, मतलब बिल्कुल विपरीत। प्रत्यागमन है दोनों के बीच का, मतलब एवरेज बताता है। एवरेज कैसे? यह प्रतिभाशाली माता पिता के, अगर प्रतिभाशाली माता पिता है तो उनके औसत बुद्धि संतान हो सकती है, मतलब बिल्कुल विपरीत न बताकर प्रत्यागमन उस ओर अग्रसर बताता है कि पूर्ण प्रतिभाशाली नहीं है, औसत है, मतलब अग्रसर है प्रतिभाशाली की ओर होने में। इस प्रकार तीसरा नियम प्रत्यागमन का नियम आता है चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों का नियम यह बताता है कि समस्त गुण वंशानुक्रम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते हैं। कुछ ही गुण ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब वंशानुक्रम से जाते हैं। उसमें बताया खून का रंग, आंख का रंग, त्वचा का रंग, रंगांधता और चेहरे की बनावट। ये सब चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, इसलिए इसे कहा गया चयनित गुणों का नियम। सभी गुण वंशक्रम से निर्धारित नहीं होते हैं, कुछ ही गुण हैं जो वंशक्रम से निर्धारित होते हैं। पांचवा है मातृ पितृ पक्षों का नियम। इसमें यह बताया गया मातृ पितृ पक्ष केवल माता पिता से ही गुण नहीं जाते हैं, अपितु माता प्लस माता के पूर्वज, पिता प्लस पिता के पूर्वज, मतलब पीढ़ीगत, दादा से भी आ सकते हैं, नाना से भी आ सकते हैं। माता और माता के पूर्वज, पिता और पिता के पूर्वज, आधे आधे गुणों का सहयोग रहता है वंशानुक्रम में। मातृपक्ष और पितृपक्ष मतलब पूर्वज भी सम्मिलित है। अगला छठा और अंतिम नियम आता है कि संयोग का नियम। कि साहब गोरे के गोरा, गोरे के काला भी हो सकता है, समानता भिन्नता। और प्रतिभाशाली के मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली के प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली के प्रतिभाशाली समानता, प्रतिभाशाली के मंदबुद्धि भिन्नता, और प्रत्यागमन प्रतिभाशाली के औसत। तो ये मात्र संयोग है कि कौन सी जोड़ी से 22 जोड़ियों का सम्मिलन आपस में किस प्रकार हो रहा है, तो ये मात्र संयोग है। इस संयोग के आधार पर निर्धारित होता है। और जो बात कही थी कि जैविक रूप से जटिल प्रक्रिया है, ये जैविक रूप से जटिल इसीलिए कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक जो भिन्नताएं या समानताएं या प्रत्यागमन या चयनित गुण जो भी कुछ है वो जटिल प्रक्रिया है, कि जरूरी नहीं है कि समानता ही लागू हो या भिन्नता ही लागू हो या प्रत्यागमन में लागू हो। इसलिए इस प्रक्रिया को जटिल प्रक्रिया कहा गया है। इंपॉर्टेंट बात है जटिल प्रक्रिया क्यों है। अब आता है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। कि साहब वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक जीन्स होते हैं। जीन्स बोले तो पितृक, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण लेके जाते हैं वो जीन्स होते हैं। जीन्स किनमें पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। जीन्स किनमें पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। और प्रत्येक गुणसूत्र में जीन्स की संख्या लगभग 3000 होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन्स कितने होते हैं? 3000। गुणसूत्रों में कौन पाए जाते हैं? जीन्स। और एक बात, अब 3000 एक गुणसूत्र में मिल रहे हैं तो ये समुच्चय के रूप में पाए जाते हैं। साहब बहुत सारे हैं, तो ये समुच्चयों के रूप में किन में पाए जाते हैं? गुणसूत्रों या वंश सूत्रों में। वंश निर्धारण के कारण वंश सूत्रों में
समुच्चयों के रूप में पाए जाते हैं। 3000 संख्या साहब, तो अकेले तो रहेंगे नहीं, समुच्चय के रूप में पाए जाएंगे और इनकी संरचना होती है रेखीय रूप से श्रृंखलाबद्ध। जो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जिन्स है, प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग 3000 जिन्स पाए जाते हैं समुच्चयों के रूप में, उनकी संरचना रेखीय रूप से श्रृंखलाबद्ध, मतलब इस प्रकार ये एक के बाद एक श्रृंखलाएं बनाकर रखते हैं। और जिन्स में कौन पाए जाते हैं? जिन्स में पाए जाते हैं डीएनए तथा आरएनए। अब बात आती है गुणसूत्रों की। जिन्स में डीएनए आरएनए, और जिन्स के बारे में अध्ययन क्यों किया? इंपॉर्टेंट बात, वंशानुक्रम के वास्तविक वार जिन्स किन में पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। अब अपन गुणसूत्रों की बात करें कि साहब कुल गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी। जिनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं पुरुष और स्त्री दोनों की, ये तो शारीरिक मानसिक व्यवहारगत विशेषताओं का निर्धारण करते हैं जो अपन ने वंशानुक्रम के नियम में पढ़ा है। लेकिन जो 23वीं जोड़ी होती है, ये 23वीं जोड़ी जो है ये लिंग निर्धारण करती है। लिंग निर्धारण से तात्पर्य कि लड़का होगा या लड़की, तो लिंगी गुणसूत्र होते हैं 23वीं जोड़ी। अब इस 23वीं जोड़ी में महिला और पुरुष की बात करते हैं। महिला में ये जो 23वीं जोड़ी होती है वह XX होती है, एक जोड़ी में 2 XX। पुरुष में X भी होता है, Y भी होता है। अब अपन थोड़ा सा X और Y के आकार की बात कर लें। X का आकार होता है लंबी छड़नुमा और Y का आकार होता है छोटा गोलाकार, छोटा गोल या छोटा गोलाकार। X का आकार लंबी छड़नुमा, Y का आकार छोटा गोल। ये लिंगी गुणसूत्र 23वीं जोड़ी को क्यों कहा गया कि X को पकड़ लो पहले वाले को और दोनों के साथ संयोग करा दो। X टू X क्या बना? XX। पहला X दूसरा Y क्या बना? XY। पहले का पहला, फिर दोनों के साथ संयोग, फिर पहले का दूसरा और दोनों के साथ संयोग। अब दूसरे को पकड़ा पहले के साथ XX, फिर दूसरे के साथ XY। ध्यान रखना, एक को पकड़ो अगले के दोनों के साथ, दूसरे को पकड़ो अगले के दोनों के साथ, तो XX XX इस स्थिति में लड़की का जन्म होगा और XY XY इस स्थिति में लड़के का जन्म होगा। इसलिए इस 23वीं जोड़ी को लिंगी गुणसूत्र या लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा गया है। अब बात करते हैं अपन वंशानुक्रम के उपयोग। कि साहब आपने खेत में खेती की, ये खेत है, खेत में आपने बीज डाला, बीज से बना पौधा। अगर ये पौधा अच्छी किस्म का है, अगर ये पौधा, ये तो है प्रथम पीढ़ी मतलब पूर्वज बीज, नया पौधा बना, अगर ये अच्छी किस्म का है तो फिर अपन क्या करेंगे? इस नए पौधे पर क्या और नए प्राप्त हुए? बीज। ये कौन हो गए? संतति। तो पौधे से नवीन बीज प्राप्त हो गए, मतलब वंश का अनुक्रम। अगर अच्छी किस्म का है तो फिर जिस बीजों से अच्छा पौधा बना, उस अच्छे पौधे से प्राप्त बीज से अपन वापस अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वंशानुक्रम का उपयोग खेत में अच्छी फसल प्राप्त करने में। अगर पौधा घटिया किस्म का होगा तो उसके बीजों का उपयोग नहीं किया जाएगा। या एक संकरण और है कि 2 किस्मों को मिलाकर ज्यादा फसल प्राप्त करने का तरीका, वह भी वंशानुक्रम पर आधारित है। दूसरी बात कि साहब पेड़ पौधों की उन्नत किस्म, लाभप्रद किस्म, कि अच्छे बीज का अच्छे फल वाला पौधा हुआ तो उस फलों से प्राप्त अन्य बीजों का उपयोग करके अपन नवीन पौधे विकसित कर सकते हैं, पेड़ पौधे।
इस प्रकार पेड़ पौधों की लाभप्रद, आर्थिक रूप से कमाई के हिसाब से भी और खाने पीने के हिसाब से भी लाभप्रद किस्म, मतलब अच्छे बीज के अच्छे फल बनेंगे, अच्छे फलों से फिर नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुक्रम चल रहा है। तीसरी बात, जीव जंतुओं की उन्नत नस्ल प्राप्त करने में। कि साहब अमेरिका की गाय उन्नत नस्ल की है, संकरण से संबंधित है थोड़ा मामला, और भारत का भैंसा उन्नत नस्ल का है, दोनों में संकरण कराया तो क्या प्राप्त हुई? जीव जंतुओं की उन्नत नस्ल, उनकी नस्लों का पता चला वंश क्रम के आधार पर। इस प्रकार वंशानुक्रम के अनेक उपयोग है। और अंतिम बात कि शारीरिक तथा मानसिक विकास, जो आपने देखा था वजन, आकार, लंबाई, स्वास्थ्य, रोग, विकृतियां, ये सब चीजें बहुत हद तक, बहुत सीमा तक वंशानुक्रम पर आधारित है या वंशानुक्रम पर आश्रित है। क्यों साहब? आपने देखा होगा रोगी के रोगी पैदा होता है लगभग, किसी के पिता के मधुमेह थी तो आगे संतान में मधुमेह, वजन, आकार, लंबाई, मोटे के मोटा, पतले के पतला। इस प्रकार शारीरिक तथा मानसिक विकास बहुत सीमा तक वंशानुक्रम पर आश्रित है। शाम को कोशिश ये रहेगी कि इस अंतिम टॉपिक का लास्ट टॉपिक वातावरण करके इस टॉपिक का अंत किया जाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।